जरा एक एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जाए जहां कोई साम्राज्य अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति और खुद अपने वजूद को बचाने के लिए किसी पहाड़ की सबसे ऊंची सबसे दुर्गम चोटी पर एक अभेद्य किला बनाता है। मतलब डिजाइन कागज पर एकदम अचूक लगता है। बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन। हाँ, लेकिन फिर युद्ध के मैदान में वही शानदार डिजाइन उस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और पता है, बिना एक भी तलवार चले वो अजय किला दुश्मन के सामने लिटरली घुटने टेक देता है। सच में इतिहास में वास्तुकला और भूगोल के ये जो दांवपेच है ना, ये काफी हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने पुणे जिले के किलों का पूरा ऐतिहासिक और भौगोलिक कच्चा चिट्ठा है। हमारा मिशन आज सिर्फ इन किलों को ईंट और पत्थर के ढांचों की तरह देखना नहीं है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ पत्थर नहीं थे। सही कहा। हम दस्तावेजों की मदद से उस पूरे राजनैतिक, सैन्य और आर्थिक इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसने मराठा साम्राज्य और खैर पूरे भारतीय इतिहास की ही दिशा तय कर दी। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एक बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि दक्कन के इस पठार पर इन किलों का निर्माण महज रिहाइश या राजसी शौक के लिए तो कभी नहीं किया गया था। मतलब हॉलिडे होम नहीं थे ये? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा डिजाइन, ये इतनी खतरनाक ऊंचाई, ये सब व्यापारिक मार्गों और सैन्य गतिविधियों पर एक अचूक नियंत्रण रखने की बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भूगोल यहाँ सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं था, भूगोल ही असल हथियार था। क्या बात है। तो इस साम्राज्य के जन्म और इसके शुरुआती डिजाइन को समझने के लिए मुझे लगता है शुरुआत वहां से करनी होगी जहां से इस रणनीतिक इकोसिस्टम की नींव पड़ी। दस्तावेजों में शिवनेरी और तोरणा का सबसे अहम जिक्र आता है। हाँ, शिवनेरी सबसे पहले आता है दिमाग में। बिल्कुल। शिवनेरी जो समुद्र तल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर है। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली होने की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब इसकी वास्तुकला का हम विश्लेषण करते हैं तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था सच में हैरान करती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सुरक्षा थी, है ना? वहां 7 मजबूत दरवाजों की एक पूरी श्रृंखला है। मतलब सवाल यह है कि 7 दरवाजे ही क्यों? एक या 2 विशाल दरवाजे क्यों नहीं बना दिए? 7 दरवाजों की ये जो श्रृंखला है ना, ये कोई साधारण डिजाइन नहीं है। ये असल में मनोवैज्ञानिक और भौतिक युद्ध का एक मस्ट क्लास है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुराने जमाने की जो घेराबंदी होती थी, जिसे हम सीज वॉरफेयर कहते हैं, उसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। दुश्मन अक्सर दरवाजे तोड़ने के लिए हाथियों या बहुत भारी लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल करते थे, राइट? हाँ, फिल्मों में भी देखा है हमने। एग्जैक्टली। लेकिन शिवनेरी के इन 7 दरवाजों को एक घुमावदार रास्ते पे बनाया गया था। वास्तुकला की भाषा में इसे ब्लाइंड कॉर्नर कहते हैं। ओह, मतलब हाथी को सीधा दौड़ने के लिए वो जगह नहीं मिल पाती थी जो दरवाजा तोड़ने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सटीक। हाथी को गति पकड़ने के लिए जो लंबी और सीधी जगह चाहिए, वो इस डिजाइन में थी ही नहीं। हर दरवाजे पर दुश्मन का जो मोमेंटम है, जो गति है, वो टूट जाती थी। और ऊपर से तीर और पत्थरों की बारिश तो हो ही रही होगी। हाँ, वो तो लगातार चलती रहती थी। ये डिजाइन लिटरली दुश्मन की ऊर्जा को सोखने का काम करता था। और इसके अलावा शिवनेरी में कड़ेलोट नाम की एक बिल्कुल खड़ी चट्टान है। कड़ेलोट, वहाँ क्या होता था? वहां से गंभीर अपराधियों को सजा के तौर पर नीचे धकेल दिया जाता था। बाप रे। हाँ, ये व्यवस्था सिर्फ न्याय नहीं थी, ये नीचे घाटी में रहने वालों के लिए एक मनोवैज्ञानिक संदेश था कि इस साम्राज्य में अनुशासन तोड़ने की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। ये तो काफी खौफनाक है। और इतनी ऊंचाई पर जीवन को बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है, मतलब पानी। हाँ, जल संचयन के तरीके बहुत एडवांस थे। बिल्कुल। वहां का बदामी पानी का टांका उस दौर की वास्तुकला का ऐसा बेहतरीन नमूना है जो पहाड़ के सीने में बारिश के पानी को सहेजता था। लेकिन एक सुरक्षित जन्मस्थली होने के बावजूद कोई भी नया साम्राज्य सिर्फ सुरक्षा के दम पर खड़ा नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे इकोनॉमी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। उसे विस्तार के लिए संसाधन चाहिए। और यहीं से कहानी तोरणा की तरफ मुड़ती है। तोरणा, जिसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है, ये 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही विशाल किला था। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी महाराज द्वारा जीता गया ये पहला किला था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प घटना सामने आती है दस्तावेजों में।
जब इस विशाल किले पर कब्जा हो गया और साम्राज्य के निर्माण के लिए इसकी मरम्मत चल रही थी, तो पता है वहां खुदाई में क्या मिला? शायद 5000 होन मिले थे, राइट? बिल्कुल, 5000 होर्न, यानी उस समय के सोने के सिक्के। अगर आज की भाषा में इसे समझे ना, तो शिवनेरी अगर साम्राज्य का पालना या क्रेडल था, तो तोरणा से निकला ये खजाना उस साम्राज्य का सीड फंड या स्टार्टअप कैपिटल था। हाँ, स्टार्टअप कैपिटल, ये बहुत अच्छी उपमा है ना? हाँ। मतलब बिना इस खजाने के इतनी शक्तिशाली सेना खड़ी करना बहुत मुश्किल होता उस समय। बिल्कुल, और इस खजाने का जो इस्तेमाल हुआ वो उस दौर की प्रशासनिक समझ को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वो पैसा रातों रात महलों की सजावट या ऐशो आराम में नहीं फूंका गया। हाँ, उन्होंने री इन्वेस्ट किया। एग्जैक्टली, उस पैसे से सीधे नए किले बनाए गए, हथियार खरीदे गए। और अगर हम मुगलों के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी तोड़ना का महत्व बहुत ऐतिहासिक है। वो क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने बाद में इसे काफी जद्दोजहद और एकदम सीधे युद्ध के बाद जीता था। पूरे इतिहास में ये शायद अकेला ऐसा किला था जिसे औरंगजेब ने लिटरली सीधे लड़के हासिल किया हो। ओहो। हाँ, इसीलिए उसने इसका नाम फुतुल गैब रखा था, जिसका मतलब होता है दैवीय विजय या डिवाइन विक्ट्री। क्या बात है। अब यहाँ से एक बहुत ही तार्किक कड़ी जुड़ती है। तोरणा से मिले उस सीड फंड के बाद स्वराज का विस्तार शुरू हो गया, लेकिन अब जरूरत थी एक ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्यालय की जहां से पूरे दक्कन पर नजर रखी जा सके। एक अजय केंद्र की जरूरत थी। बिल्कुल, एक ऐसा केंद्र जो हर तरह के हमले से सुरक्षित हो। और दस्तावेज बताते हैं कि राजगढ़ को इस भूमिका के लिए चुना गया। पहले इसका नाम मुरुमदेव था। हाँ, मुरुमदेव। 1394 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये किला हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी बना। लेकिन राजगढ़ ही क्यों? जब इसके भूगोल का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि इसके चारों तरफ गहरी नदियां और बेहद दुर्गम पहाड़ियां थीं। हाँ, और राजगढ़ का जो डिजाइन है ना, वो सिर्फ एक किले का नहीं है, बल्कि वो एक पूरा सैन्य शहर था अपने आप में। इसमें 3 विशाल माची हैं, पद्मावती, संजीवनी और सुवेला, और सबसे ऊपर एक बाले किला है। हाँ, बाले किला नप्रब मुख्य गढ़, राइट? हाँ, मुख्य गढ़। इनमें जो संजीवनी माची का निर्माण है वो सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला है। इसमें चिलखती तटबंदी का इस्तेमाल किया गया था। चिलखती तटबंदी मतलब? चिलखत का मतलब होता है कवच। हाँ। यानी किले की दोहरी दीवारें, डबल वॉल्स। अच्छा। लेकिन दोहरी दीवारों का असल विज्ञान क्या था? क्या ये सिर्फ मोटाई बढ़ाने के लिए था? क्योंकि अगर कोई तोप का गोला मारेगा तो वो तो किसी भी पत्थर को तोड़ ही सकता है ना। यही सबसे दिलचस्प बात आती है। ये सिर्फ मोटाई का मामला नहीं था। 2 दीवारों के बीच की जो खाली जगह होती थी ना, उसको मिट्टी, रेत और छोटे पत्थरों से भरा जाता था। ओके। तो जब तोप का भारी गोला बाहरी दीवार से टकराता था तो वो बीच की मिट्टी उस झटके को, उस काइनेटिक एनर्जी को सोख लेती थी। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का प्राचीन शॉक एब्जॉर्बर था। बिल्कुल बिल्कुल, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता था। इससे अंदरूनी दीवार एकदम सुरक्षित रहती थी और इसके अलावा 2 दीवारों के बीच एक छिपा हुआ रास्ता भी बन जाता था। मतलब सैनिक उस रास्ते से घूम सकते थे? हाँ, सैनिक सुरक्षित तरीके से पूरे किले का चक्कर लगा सकते थे और बाहर बैठे दुश्मन को उनकी आवाजाही का कुछ पता तक नहीं चलता था। यार, ये तो मतलब इंजीनियरिंग और सैन्य रणनीति का अद्भुत संगम है। सच में। और शायद यही वजह थी कि साकी मुस्तैद खान और मोहम्मद हाशिम खाफी खान जैसे मुगल इतिहासकारों ने राजगढ़ के 12 कोस के विशाल घेरे को देखकर अपनी किताबों में साफ घबराहट जाहिर की थी। हाँ, खाफी खान ने तो लिटरली लिखा था कि इस किले का आकार और ऊंचाई देखकर छाती धड़कने लगती है। हाँ, सोचिए। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है। क्या सिर्फ ये दीवारें या ये शॉक एब्जॉर्बर डिजाइन ही राजगढ़ को अजय बनाते थे? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। सिर्फ दीवारें किसी भी साम्राज्य को हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। राजगढ़ को जो चीज सच में अभेद्य बनाती थी वो थी वास्तुकला से पहले वहां मौजूद उसका प्राकृतिक भूगोल। अच्छा, वहां का नेचर। हाँ, इसके चारों ओर के घने जंगल, प्राकृतिक खाइयां और चढ़ाई का जो कोण था, मतलब जो स्टीप एंगल था, उसने एक प्राकृतिक मॉट या खाई का काम किया। तोपों को ऊपर ले जाना नामुमकिन होगा। एग्जैक्टली। मुगल सेनाओं के पास भारी तोपें तो थीं, लेकिन उन तोपों को उन संकरे ऊबड़-खाबड़ रास्तों से खींचकर उस ऊंचाई तक ले जाना जहां हवा भी पतली होने लगती है, उफ,
वो किसी भी सेनापति के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न था। मतलब प्रकृति और इंसान के बनाए ढांचों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे भेदने की कीमत बहुत भारी थी। बिल्कुल। लेकिन इतिहास का एक सियाह सच ये भी है कि राजगढ़ जैसे मुख्य राजनीतिक केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए साम्राज्य की जो बाहरी सीमाएं थीं, वहां के किलों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, बलिदान देने पड़े। सही कहा। कुछ किले अपनी इंजीनियरिंग से ज्यादा वहां हुए कूटनीतिक समझौतों और बहाए गए खून के लिए जाने जाते हैं। और जब उन भारी कीमतों और खून से लिखी गई संधियों का जिक्र आता है तो पुरंदर और सिंघड़ का नाम सबसे प्रमुखता से उभर कर आता है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुरंदर किले पर 1665 में मुगल सेनापति दिलेर खान के साथ एक बहुत ही खौफनाक और निर्णायक युद्ध हुआ था। बिल्कुल। जो ऐतिहासिक आख्यान हैं जिन्हें बखर कहा जाता है, उनमें इस युद्ध का वर्णन रोंगटे खड़े कर देते हैं। मुरारबाजी देशपांडे ने सिर्फ 700 मावलों यानी मराठा सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ मुगलों के 5000 पठानों पर सीधा हमला कर दिया था। 700 बनाम 5000? हाँ, और ये सिर्फ वीरता नहीं थी, ये कैलकुलेटेड कदम का दुश्मन को उलझाए रखने का। दिलेर खान मुरारबाजी की ये अकल्पनीय बहादुरी देखकर दंग रह गया। उसने युद्ध के मैदान में ही मुरारबाजी को अपनी तरफ आने का लालच दिया, जिसे कॉल कहते थे। लेकिन मुरारबाजी ने जो जवाब दिया वो आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा था, मैं शिवाजी महाराज का सिपाही हूँ, तुम्हारा कॉल क्यों लूंगा। क्या बात है। आम्ही राजांचे मावळे, तुझी संधि का घेऊ। क्या बात है। और उन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। ये सिर्फ एक सैनिक का बलिदान नहीं था, उनकी शहादत ने मराठा नेतृत्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि साम्राज्य के मुख्य हिस्से और जनता को बचाने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने ही होंगे। और उसी के परिणाम स्वरूप इतिहास प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई। उस संधि में स्वराज को अपने 23 महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। 23 किले? ये बहुत बड़ा नुकसान था। बहुत बड़ा भू राजनीतिक व्यापार या जियोपॉलिटिकल ट्रेड ऑफ था ये। मुख्य राजधानी और नेतृत्व को बचाने के लिए परिधि के किलों की बलि देना। और इन्हीं छीने हुए 23 किलों में से एक था कोंढाना, जिसे आज हम सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली। 4400 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले पर जो तानाजी मालुसरे का युद्ध हुआ, वो तो मतलब एक किंवदंती बन चुका है। बिल्कुल। और इस युद्ध की यांत्रिकी, मतलब इसकी मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो रात में चढ़ाई करना। हाँ, रात के अंधेरे में उस सीधी खड़ी चट्टान पर अपने भारी लोहे के हथियारों के साथ चढ़ना, जहां ऑक्सीजन कम होती है और गुरुत्वाकर्षण आपको लगातार नीचे खींच रहा है। ये इंसानी क्षमता की चरम परीक्षा थी। सही बात है। उदयभान के साथ युद्ध के दौरान तानाजी की ढाल टूट गई थी, फिर भी उन्होंने अपने बाएं हाथ पर कपड़ा लपेटकर तलवार के वार झेले और लड़ना जारी रखा। और जब तानाजी को इस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुंह से जो शब्द निकले थे, गड आला पण सिंह गेला। मतलब किला तो मिल गया लेकिन मेरा शेर चला गया। ये इस बात का प्रमाण है कि पत्थरों की जीत से ज्यादा भारी कीमत इंसानी जान की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे सिंहगढ़ में युद्ध के अलावा वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार पहलू भी है, जिस पर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। यहाँ के देवताके का पानी। ओह हाँ, देवताके। पहाड़ की चोटी पर मौजूद इस कुंड का पानी सदियों से इतना मीठा और शुद्ध है कि जब महात्मा गांधी पुणे आते थे तो खास तौर पर इसी कुंड का पानी उनके पीने के लिए मंगवाया जाता था। ये प्राचीन जल विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब पहाड़ों की जो बेसाल चट्टानें होती हैं, उनकी परतों के बीच से रिसकर जब बारिश का पानी नीचे आता है तो वो एक प्राकृतिक रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ प्रक्रिया से गुजरता है। अच्छा, मतलब नेचर का अपना आरओ सिस्टम। बिल्कुल। चट्टानें प्राकृतिक फिल्टर का काम करती हैं और इसी वजह से सैकड़ों सालों बाद भी देवताके का पानी एकदम शुद्ध बना हुआ है। अमेजिंग। खैर, अब सैन्य सुरक्षा और प्रशासनिक मुख्यालयों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी सेना या साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर तो नहीं चलता। हाँ, उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। सही। और इन किलों का एक पूरा नेटवर्क
व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। दस्तावेजों में नाणे घाट का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। ये एक ऐसा प्राचीन व्यापारिक मार्ग है जिसका इस्तेमाल 2500 साल पहले रोमन व्यापारी भी किया करते थे। कल्याण के बंदरगाह से जुन्नर और अंदरूनी पठार की तरफ जाने वाला ये एक बहुत ही व्यस्त और अहम रास्ता था। और हम सब जानते हैं कि व्यापारिक मार्गों पर चुंगी या टोल टैक्स वसूलना राज्य की आय का बहुत बड़ा साधन होता था। टैक्स कलेक्शन। हाँ, और नाणे घाट में आज भी पत्थर का बना एक विशाल रांझण, मतलब एक बड़ा सा बर्तन मौजूद है जो उस समय के एक टैक्स कलेक्शन बॉक्स या गल्ले का काम करता था। और इतने बड़े आर्थिक मार्ग की सुरक्षा के लिए ही नाणे घाट के बिल्कुल पास जीवधन जैसा खतरनाक किला बनाया गया था। ये 3754 फीट की ऊंचाई से पूरे मार्ग पर एक वॉच टावर की तरह नजर रखता था। बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरे की तरह। हाँ, और नाणे घाट सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि इतिहास के बहुत पुराने पन्नों को समेटे हुए हैं। वहां की गुफाओं में सातवाहन साम्राज्य के ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं, जिनमें अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े यज्ञों का जिक्र है। एग्जैक्टली। यानी ये पहाड़ी गलियारा हजारों सालों से सत्ता और अर्थव्यवस्था की नब्ज रहा है। बिल्कुल। और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की इसी रणनीति में एक और दिलचस्प प्रयोग देखने को मिलता है, जिसने वास्तुकला के सिद्धांत और युद्ध के मैदान की सच्चाई के बीच ना एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। आप जुड़वां किलों की बात कर रही हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं जुड़वां किलों की। दस्तावेजों में लोहगढ़ और विसापुर के डिजाइन का विस्तार से जिक्र किया गया है। लोहगढ़, ये तो अपने आप में एक अभेद्य संरचना नजर आता है। इसमें लगातार 4 मजबूत दरवाजे हैं और एक विंचू कांटा नाम की जगह है। हाँ, जो बिल्कुल बिच्छू के डंक जैसी दिखती है। हाँ, और वहां से चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी। पेशवाओं के समय में नाना फडणवीस ने इसे इतना सुरक्षित माना था कि अपना सारा खजाना यहीं रखा। और यहाँ 16 कोनों वाला एक बहुत ही शानदार तालाब भी बनवाया था। और इसके ठीक बगल में खड़ा है विसापुर। लेकिन मेरा सवाल यहाँ इसके डिजाइन को लेकर है। पूछिए। मतलब जुड़वा किले बनाने का लॉजिक क्या था? अगर एक पहाड़ पर कब्जा हो जाए तो क्या दूसरा खुद ब खुद खतरे में नहीं आ जाता है? देखिए, सैन्य सिद्धांत के अनुसार जुड़वा किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि वे एक दूसरे को कवर फायर दे सके। ओके। अगर दुश्मन लोहगढ़ पर हमला करने की कोशिश करे तो विसापुर की तोपें दुश्मन पर पीछे से वार कर सकती थी। कागज पर तो ये डिजाइन एक क्रॉस फायर का जाल बिछाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। कागज पर, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही साबित हुई ना। बिल्कुल। 1818 में जब मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ तो ब्रिटिश जनरल प्रॉथर ने इस डिजाइन की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया। उसने देखा कि विसापुर की ऊंचाई लोहगढ़ से थोड़ी ज्यादा है और उसकी सुरक्षा तुलनात्मक रूप से कम है। तो उसने स्मार्ट मूव चला। हाँ, उसने सीधा लोहगढ़ पर हमला करने के बजाय अपनी पूरी ताकत विसापुर पर लगा दी। और जैसे ही विसापुर पर कब्जा हुआ वो पूरा खेल ही पलट गया होगा। लिटरली पलट गया। विसापुर को जीतते ही अंग्रेजों ने वहां अपनी भारी तोपें चढ़ाई और उनका मुंह सीधे नीचे मौजूद लोहगढ़ की तरफ कर दिया। ओह, मतलब भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम यहाँ काम कर गया। बिल्कुल। ऊंचाई से नीचे की तरफ तोप के गोले दागने से उनकी मारक क्षमता और रेंज बहुत बढ़ जाती है। लोहगढ़ की वो मजबूत दीवारें जो नीचे से आने वाले दुश्मनों के लिए बनाई गई थीं, अब ऊपर से हो रही इस आग की बारिश के सामने पूरी तरह से बेबस थी। ये तो एक तरह से बिना किसी प्रतिरोध के शिकार होने जैसी स्थिति बन गई। जो डिजाइन एक दूसरे को बचाने के लिए था वही बर्बादी का कारण बन गया। इसी कारण लोहगढ़ के किलेदार पर इतना भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा कि उसे अगले ही दिन बिना लड़े ही अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उफ, ये एक बहुत बड़ा नजरिया है कि कैसे सिर्फ ऊंचाई और मजबूत दीवारें हमेशा काम नहीं आती। बिल्कुल। अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए ना तो ये दस्तावेज एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं। पुणे के ये पहाड़ और किले महज पत्थरों के ढेर नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। नाणे घाट और जीवधन जैसे स्थान उस जमाने के अर्थतंत्र के संरक्षक थे। तोरणा जैसे किले एक नए साम्राज्य के उदय का सीड फंड थे। राजगढ़ जैसी जगहें कूटनीति का अजय केंद्र थी और पुरंदर व सिंगढ़ जैसे गढ़ अदम्य साहस और बलिदान के मूक गवाह। हाँ, ये पूरा परिदृश्य एक जीवित इकोसिस्टम की तरह काम करता था जिसने शताब्दियों तक इस भूभाग का इतिहास गढ़ा। बिल्कुल सही। और इस पूरी कहानी के अंत में एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो शायद मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के शोर में कहीं दब सा जाता है। वो क्या? ये कहानी है चावंड किले की सीढ़ियों की।
1818 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इन किलों पर अपना कब्जा जमाया तो उनका मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। वे मराठा साम्राज्य के इस भौगोलिक गौरव और इन किलों के सामरिक महत्वों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। हाँ, ताकि कोई विद्रोह ना हो सके। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने चावंड किले की चट्टानों में खुदी हुई सीढ़ियों पर बारूद और सुरंगें लगाकर उन्हें बुरी तरह से उड़ा दिया था। बाप रे। मकसद यही था कि रास्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और कोई दोबारा उन चोटियों तक ना पहुंच सके। सीढ़ियां टूट गईं, रास्ता खत्म हो गया। फिर चट्टान के अंदर एक छोटी सी तोप का हिस्सा धंसा हुआ मिलता है। उस तोप को जंबुरका कहा जाता था। इतिहास के किसी अनजान मोड़ पर किसी आम इंसान ने, शायद किसी पुराने सैनिक या किसी गांव वाले ने, आने वाले लोगों को उस टूटे हुए रास्ते पर चढ़ने में सहारा देने के लिए युद्ध में इस्तेमाल होने वाली उस लोहे की तोप को सीढ़ी के पास जमीन में मजबूती से गाड़ दिया था। ओह वाओ, ये तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? ये तथ्य सोचने पर मजबूर कर देता है कि शक्तिशाली फौजें बारूद से सीढ़ियां तो तोड़ सकती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उन टूटे हुए पत्थरों और लोहे के टुकड़ों में फंसा हुआ इतिहास कभी नष्ट नहीं होता। बिल्कुल। वो किसी जंबुर का तोप की तरह पहाड़ के सीने में धंसकर अगली पीढ़ी को सहारा देने के लिए हमेशा जिंदा रहता है। खैर, इतिहास के इन्हीं पन्नों में और भी बहुत कुछ है जो किताबों से निकलकर उन रास्तों के पत्थरों के बीच खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। शायद किसी दिन उन रास्तों पर चलने से वो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने लगे।